मानता हूं हमारे सपने औकात से बड़े हैं, लेकिन हम जिद पर अड़े हैं। याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। याददाश्त का थोड़ा कमज़ोर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें सब याद रहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। आपके लिए बहुत कुछ अलग स्पेशल अलग तरीके से लाया हूं। तत्पुरुष समास स्क्रीन पर आपके सामने लगाया हूं। ध्यान देना, बिल्कुल अलग, बहुत कुछ अलग। पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ जुड़िए हमसे और इन यादगार लम्हों को याद कीजिए। ये ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ जोड़िए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ऐसे कंटेंट बार बार नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अलग लाए हैं। देखना, अलग तत्पुरुष समास। इसलिए मैंने कहा हमें आप समय दीजिएगा, हम आपको बहुत कुछ देंगे। हमें आप समय दीजिए, हम पूरा पैमाना बदल देंगे, पूरा। तो तत्पुरुष समास को कैसे सीखा जाता है, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हम फंसते हैं, हर मर्ज की दवा लाए हैं। हर मर्ज की दवा लाए हैं, इसीलिए तो इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हम आए हैं। बिल्कुल अलग करेंगे, अलग ले चलेंगे। देखिएगा, तो तत्पुरुष समास वाकई में शुरुआत है आज के इस एपिसोड का बिल्कुल अलग अंदाज में। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे आप, कैसे पहचानेंगे आप? जी हाँ, तो सबसे पहले मैं इनके उपनाम रखूंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा, मैं इसे कारकों का समास कहूंगा। मैं इसे कारकों का समास कहूंगा। जी हाँ, पहला तो बात ये हो गया। दूसरी बात, मैं इसे सबसे बड़ा समास कहने वाला हूं। सबसे बड़ा समास। कान खड़े हो गए होंगे अब आपके। बड़ा कहा है, श्रेष्ठ नहीं बोला है, ध्यान देना। नहीं तो फिर अभी से आपके पंख उड़ने लगे आसमान में। अरे अभी उड़ान बाकी है, रुका नहीं है परिंदा, पूरा आसमान बाकी है। ध्यान देना, अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी तो श्रेष्ठ समास भी आपके स्क्रीन पर लाएंगे। अभी तो बड़ा समास लाए हैं, श्रेष्ठ लाएंगे। जी हाँ, जब इसे बड़ा कह दिया तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास याद रखिएगा। इस बड़े से एक बात हमें याद आई। एक बार परीक्षा में दही बड़ा में समास पूछा गया और अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स ने दही बड़ा में द्वंद्व समास लगा दिया, क्योंकि बीच में उन्हें योजक चिन्ह मिल गया, क्योंकि वो ट्रिकी पढ़ते हैं। आपकी ये मर्ज, आपका ये जो बिल्कुल अलग अंदाज, धीरे से भाग जाना, चुपके से निकलने वाला है, ये तो छोड़ना पड़ेगा आपको। दही बड़ा इसीलिए आपसे गलत हुआ। दही बड़ा उन स्टूडेंट से इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो ट्रिक पर विश्वास करते थे, तो उन्हें ये योजक चिन्ह ने बड़ा मोहा अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्हें एक ये नई नवेली दुल्हन लगी होगी, ये मान के चलें। इसने आकर्षण बनाया उस स्टूडेंट्स के साथ, और जैसे ही देखा, अरे भगवान, दही बड़ा आया है, लगाइए द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह आया है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमारे साथ सीखने के बाद ऐसा करने से बिल्कुल बचना होगा। और दूसरी बात, ऐसा करने का जी ही नहीं करेगा आपका, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग आपको दे रहे हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, तो कारकों का समास, सबसे बड़ा समास मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को अब मैं शेयर करने वाला हूं। देखना, वाकई में एग्जामिनर ने 2 प्रश्न किया हमसे। तत्पुरुष समास के भेद पूछा। पहला तो क्या पूछा उन्होंने? भेद। दूसरा क्या पूछा उन्होंने? भाग। बड़ा कंफ्यूजन, उत्तर अलग अलग आने लगे। भेद और भाग दोनों एक ही है क्या? भाग जानते हो किसे कहते हैं? भाग का मतलब अंग, अंग का मतलब हिस्सा। जैसे ये हाथ है ना, मेरे शरीर का भाग है। ये हाथ है, मेरे शरीर का भाग है। ये मेरा चेहरा मेरे शरीर का भाग है। मेरी आंखें मेरे शरीर के हिस्से हैं। इन्हें भाग कहेंगे। प्रकार की बात करें तो कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है। ये इसके टाइप्स हैं, ये इसकी वैरायटीज हैं। तो जहां प्रकार की बात होगी, अलग सहूलियत, अलग उत्तर होने चाहिए, और जहां भाग की बात होगी वहां अलग उत्तर होने चाहिए।
हम बने हुए हिंदी के बेहतरीन मंच पर और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। देखिएगा तो भेद होंगे कितने 6 और भाग होंगे कितने 2। आपके स्क्रीन पर सब साझा करूंगा सब, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। भेद तत्पुरुष समास के एग्जामिनर महोदय हमसे पूछेंगे तो जवाब आपका कितना होना चाहिए 6, और भाग अगर पूछेंगे तो जवाब आपका कितना होना चाहिए 2। अगली बात समझें, लेकिन अगर एग्जामिनर और कुछ पूछना चाहता है फिर तो आप फंसने वाले हैं। मूल व्याकरण के अनुसार समास कितने प्रकार का होता है? मूल व्याकरण के अनुसार समास कितने प्रकार का होगा यह बताना है आपको। मूल व्याकरण के अनुसार तो मूल का अर्थ तो समझें आप। मूल व्याकरण का मतलब हुआ संस्कृत व्याकरण। याद आया? संस्कृत व्याकरण। इसी संस्कृत को ही तो मूल कहते हैं, इसी संस्कृत को ही तो आदि भाषा कहते हैं। इसी संस्कृत के अनुसार यानी इसी आदि भाषा के अनुसार हमारे समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। जबकि हमारे हिंदी में इनके ताल्लुकात कम हैं लेकिन प्रश्न आए हैं। अभी मैं उस रग को भी कुरेदने वाला हूं जो बहुत बार आपको दुखाए हैं हकीकत में। तो ध्यान देना, मूल व्याकरण संस्कृत व्याकरण आदि भाषा के अनुसार तत्पुरुष समास के पार्ट कितने हुए 2, और इसमें कौन कौन सा है इस बात की भी चर्चा बनी रहेगी। पहले तो ये रूपरेखा मैं बना ही लूंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष, और एक होता है समानाधिकरण। एक ये होगा आपका। तो व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष 2 टाइप्स हैं, 2 वैरायटीज हैं। किसके? मूल व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हमारे तत्पुरुष समास के। कोई चिंता नहीं करनी है। अलग है ना? ये अलग है कि नहीं अलग है? मैंने आपसे कहा है ना कि बिल्कुल अलग होगा, तो पूरा एकाग्रचित होकर ध्यान दें, यानी मनोवेग से जुड़े हमसे। तो अब हम व्याधिकरण तत्पुरुष की बात करेंगे। तो व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए। कम है, देखना, कम है काश आप सब आते। व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कम है काश आप सब आते। ये इस तरीके से व्याधिकरण जो है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कम है काश आप सब आते। इसका मतलब क्या है? कम है काश आप सब आते। एक तो कम है, तो कम का मतलब हुआ कर्म तत्पुरुष। ध्यान दीजिए, स्क्रीन है, ये साझा बहुत कुछ करने वाला है आपके साथ। कर्म तत्पुरुष, कर्म के बाद क्या आएगा? करण। कर्म के बाद करण तत्पुरुष, और करण के बाद आ जाएगा आपका संप्रदान। देखिए ये चीज यहां से मिस आउट है, आप यहां से इसे नोट करेंगे। संप्रदान तत्पुरुष, और इसके बाद आएगा आपका आप से अपादान, और सब से, देखिए सब में बा भी आता है इसलिए इस ट्रिक को इस तरीके से बनाया हुआ है संबंध, और इससे हो जाएगा आने से अधिकरण, क्योंकि आना ही है अधिकरण में पर उसका आप चिन्ह पढ़ेंगे, देखिएगा। तो व्याधिकरण तत्पुरुष हमसे कह रहा है कि मैं 6 टाइप्स में बांटूंगा। मूल व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, जिसने आपके तत्पुरुष समास को 2 महत्वपूर्ण लम्हों में बांट रखा है, जो आपके स्क्रीन पर साझा किया जा रहा है। और इस टाइम आप ये मजेदार कंटेंट को देख करके आनंद महसूस कर रहे होंगे। तो व्याधिकरण तत्पुरुष को हमने 6 महत्वपूर्ण पार्टों में बांट रखा है। ध्यान रखें, 6 महत्वपूर्ण पार्ट आपके स्क्रीन पर साझा किए जा चुके हैं। 1 2 3, एक यहाँ है, देखिएगा, ये जनाब यहाँ है 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। कितने हैं? तो 6 प्रकार हैं। सबके अपने अपने चिन्ह हैं और सबके अपने अपने विचार हैं। इस बात की बहुत अच्छी जानकारी लेने के लिए, कारक को अच्छे से समझने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आए, और कारक की एक स्पेशल क्लास पड़ी हुई है, आप उसे देखें।
कई पार्टों में होगा, आप उनसे अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप, इसलिए मैंने कहा है अगर कोई मेरे साथ जुड़ करके क्रमबद्ध तैयारी कर रहा है तो हिंदी के व्याकरण से शिकायत खत्म कर दूंगा। और जब भी आप बैठोगे ना एग्जाम में, इतना हौसला होगा कि आपसे गलत होने के दूर दूर तक चांस नहीं होंगे। जो प्रश्न आपको आते नहीं होंगे वो भी आपसे डर करके शर्मा जाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 प्रकार आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखा है। अब हम बात करेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष के। इसके भी 6 ही टाइप्स हैं, जिसमें एक होगा लुप्त पद, एक होगा आपका नन तत्पुरुष। ये स्टार है ना, इसने तो आपको एग्जाम में बहुत बार भाव विभोर किया होगा। ये स्क्रीन पर आपके आ चुका है। और ये समास जिसे मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, वाकई में इसने बहुत से एग्जामों में बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथियों को, विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है। लेकिन इस परेशानी से निजात पाने का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास है और अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। और ये आया कहाँ से देखना, आपके स्क्रीन पर ये मैं सजा रखा हूँ। एक होगा उपपद, उपपद, और एक होता है अलुक। ये सारी बातें पूछी गई हैं। लुप्त पद, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये सब समास के भाग हैं। और देखना ये अलुक तत्पुरुष ये भी हैं समास के हिस्से। और आपका 5वां हो जाएगा कर्मधारय और 6ठा हो जाएगा दिगु, दिगु समास। क्लियर है? कितने टाइप्स आ गए यहाँ पे? यहाँ भी 6 आ गए, यहाँ भी कितने आ गए? 6। क्लियर है? देखिएगा जरा, हम लोगों ने जो अभी रूपरेखा तैयार किया है मूल व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार, हमारे जो समास के तत्पुरुष समास के भाग हैं वो 2, उसमें एक व्याधिकरण है, एक समानाधिकरण है। व्याधिकरण के अंतर्गत ये वहाँ से हैं और समानाधिकरण के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण समायोजन है। जी हाँ, इनसे हम लोग काफ़ी दूर रहे हैं क्योंकि हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये संस्कृत के मामले हैं, क्योंकि आपने यहाँ संस्कृत लिख रखा है। हमें सिद्ध करना था ये जो हमने अपने हिंदी व्याकरण के मतानुसार माना है। हिंदी व्याकरण के अनुसार ये चीज़ें हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये चीज़ें हैं। लेकिन अद्भुत तो बात ये लगती है कि संस्कृत व्याकरण का ये हिस्सा हमसे कई बार पूछा जा चुका है। ये हिस्सा हमसे कई बार पूछा जा चुका है। हम कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं, हमें स्वीकारना पड़ता है कि हाँ जी हाँ बिल्कुल हमारे साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं। तो वहाँ पर साहित्य लिख करके आता है, आप आलोचना करने बैठेंगे और आप जाकर के कोर्ट में जाकर केस करेंगे, फिर भी आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि सर ये तो संस्कृत का ही है, हिंदी व्याकरण में कैसे शामिल किया गया। शामिल हुआ कुछ इस कदर है, ये शामिल हुआ कुछ इस कदर है कि आपको फिक्र तक नहीं है। ये शामिल हो गए हैं आपके जिगर में, ये शामिल हो गए हैं आपके जद्दोजहद में, ये शामिल है आपके इम्तहान में, ये शामिल है आपके पूरे मुकाम में। यहाँ ध्यान दें तो नन तत्पुरुष, लुप्त पद, उपपद, अलुक, कर्मधारय, दिगु, इन सबको पढ़ना है। क्या इन्हें नहीं पढ़ते हो? क्या आप पढ़ते हो? इन्हें भी पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो हम इन्हें सबको पढ़ते हैं, तो क्यों ना इन्हें भी पढ़ लें और इन्हें भी पढ़ लें। सबको पढ़ेंगे अब की बार सबको पढ़ेंगे और अब की बार होगी अपनी सरकार। केवल किसी का नहीं सुनेंगे, किसी का भी नहीं सुनेंगे, हम अब केवल अपनी सुनेंगे और अपना ही पूरा कार्य क्षेत्र, पूरा कार्य दायित्व निर्वहन करेंगे। क्यों ना हम तैयार रहें नन तत्पुरुष के अलावा लुप्त पद तत्पुरुष जानने के लिए, क्यों ना हम तैयार रहें उपपद जानने के लिए। इसलिए मैंने कहा बहुत कुछ अलग लाए हैं, बिल्कुल अलग, और कहीं आपको कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। सिद्ध करता हूं यहाँ क्या आएगा। तत्पुरुष समास का जो भेद हमने 6 रखा है, यहाँ पर ध्यान देना, हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसी व्याधिकरण को यहाँ शामिल किया गया है। यानी व्याधिकरण जो लिखा गया है उसके जो 6 टाइप्स हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और इसके जो भाग 2 हैं, इन भागों में हम केवल इनको पढ़ते हैं। एक तो कर्मधारय को पढ़ते हैं और एक तो दिगु को पढ़ते हैं। बाकी जो भी मामले हैं वो संस्कृत के हैं, परंतु हमारी हिंदी संस्कृत से ही आई है। अतएव हमारे एग्जामिनर महोदय यहाँ से भी प्रश्न करते रहे हैं। तो अगर आपने उन रगों को पीछे कभी कुरेदा है तो घाव अब भरेंगे हम, और अब हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि आप हमें अब दुखा पाएंगे, क्योंकि अब हम
तैयार होके आएंगे और पूरे मनोवेग से सारा काम करके जाएंगे। क्यों डरेंगे हम? पूछना जरा हमसे उन प्रश्नों के जवाब देने आए हैं जिन्हें आपने कई बार हमें पूछ करके, कई बार हमसे पूछ करके हमें परेशान कर रखा है। अब ये निजात पाने का समय है और हम लोग बहुत ही बेहतरीन मंच से जुड़े हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और मनोवेग से जुड़े हैं हमारे साथ। मजा लीजिए इस स्टार पढ़ाई का। स्टार जो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके साथ, जो जोड़ रखा है, इसका आनंद उठाइए। वाकई में बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। इसको हंसते हंसते सीखा जाएंगे और आप भी इसे हंसते हंसते सीख जाएंगे। तो क्यों हम अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाएं, है ना? आसान बात। देखना जरा, अब हम बात करेंगे, इन भेदों की बात करेंगे। वाकई में हम साथ साथ आपको दो चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान देना। हमारे हिंदी में समास के भेद पूछे गए हैं तो हमें 6 बताने होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद पूछोगे तब भी 6 बताएंगे। व्याधिकरण के भेद पूछोगे तब भी 6 बताएंगे। और जब आप समानाधिकरण के भेद पूछोगे तब भी 6 बताएंगे। यानी हर बार आपको 6 लगाना है, ये मान के चले। देखिएगा, तो जहाँ भेद की बात है 6, ये हमारे हिंदी व्याकरण में व्याधिकरण को शामिल कर लिया गया। यानी इस महत्वपूर्ण हिस्से को हम पढ़ेंगे। तो व्याधिकरण जो अभी आपने देखा, जिसके 6 टाइप्स हमने उल्लिखित कर रखे थे, यही 6 भेद हमारे हिंदी में तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत इन्हीं को पढ़ा जाता है। अगली बात ध्यान देना, तत्पुरुष समास में हमने आपको जब समास पार्ट 1 जिसमें समास का परिचय दिया है, देखिएगा भाई, मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि एपिसोडों को क्रम से देखें। समास का जो पहला पार्ट है, अब मैं उस बात को बोलना नहीं चाहता था। समास का जो पहला पार्ट है, जो पहले एपिसोड में मैंने दिया है, वहां हमने बता रखा है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, प्रधान किसे कहते हैं, प्रधानता दूसरे पद में क्यों है, ये सारी बात वहां बता रखा है। देखना, यहां लिख भी दे रहा हूं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। अब इस पर टाइम बिल्कुल नहीं देने वाला हूं, आप इस बात को ध्यान दें। आप पीछे जाएं, रिकैप करें और अपने पार्ट 1 पार्ट 2 एपिसोड को देखें, वहां इसकी बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिल सकती है। आगे देखें, तो व्याधिकरण के अंतर्गत हमें 6 प्रकार पढ़ने हैं, 6 टाइप से पढ़ने हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ने वाले हैं और हम थकेंगे हैं नहीं, मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, तो जहां हम लोग बात कर रहे हैं व्याधिकरण का, जहां हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास के 6 भेदों का, उसमें पहला आपके स्क्रीन पर पहला है कर्म तत्पुरुष। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर्म तत्पुरुष विकल्प में नहीं होगा तो इसका मतलब एग्जामिनर अभी बहुत शांत अवस्था में है, वो आपसे केवल तत्पुरुष समास टिक करवाना चाहता है। भावनाओं को समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझ जाएं, इशारों में क्या रखा है। यहां बात केवल इतनी है, अगर कर्म तत्पुरुष, कोई भी तत्पुरुष कोई भी प्रकार होगा, जब वो विकल्प में नहीं होगा तो उसका मूल वाला हिस्सा टिक किया जाएगा ना, तो तत्पुरुष समास में लगा दिया जाएगा। मान लो एग्जामिनर और गहराई में उतरना चाहता है तो फिर वो इनके टाइप से पूछेगा। तो कर्म तत्पुरुष की बात करें, यहां ध्यान देना, कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है ना, वो होता है को, वो होता है को। अब एक बात यहां से निकल के आई, इसलिए मैंने पहले नहीं बोला, अब बोल रहा हूं, जिससे आप भी इस बात को कभी भूले ही ना। जो व्याधिकरण तत्पुरुष है ना, जो व्याधिकरण तत्पुरुष है, इसमें कारक चिन्हों का ही लोप होता है। और जो समानाधिकरण है, कारक चिन्हों का क्या होगा, इसमें लोप होगा। और जो समानाधिकरण था, ये वाला जो था, जिसके अंतर्गत आपने 6 पार्ट देखे थे, यहां कारक चिन्हों के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, के अलावा और भी पदों का लोप होता है। ये दोनों में अंतर है, महत्वपूर्ण डिफरेंस है दोनों में। यहां केवल कारक चिन्ह होगा, वहां कारक चिन्हों के अलावा कुछ और लुप्त होगा। जैसे बात की जाए युधिष्ठिर, तो आप कहते हैं युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका मतलब ये पूरा रहने वाला वगैरह तो कारक चिन्ह हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब इसको लंबा कर रहे हैं आप, उस विभक्ति के बाद भी आप बहुत कुछ ला रहे हैं, इसलिए हम उसे समानाधिकरण की संज्ञा देंगे। व्याधिकरण का केवल इतना मतलब होगा कि वहां कारक चिन्हों का लोप होगा। क्लियर कट। जैसे यहां बात आप समझ लीजिए, जैसे अभी हमने आपके सामने बात कर लिया, ऐसे तमाम चीजों को
जो हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। बहरहाल हर समास पर अलग अलग टाइम देना है हमें, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा वक्त ना लीजिए। यहाँ केवल इतना समझिए कि कारक चिन्हों का लोप है समानाधिकरण में और भी पदों का लोप है। जब हम समानाधिकरण आपके स्क्रीन पर लगाएंगे तो उस समय महत्वपूर्ण बातों की जानकारी एकदम अद्भुत तरीके से आपको दे जाएंगे। यहाँ क्लियर कट समझिए, चिन्हों का लोप तो हुआ है, कौन सा चिन्ह लुपे जाएगा भाई? को। एक बात अच्छा बारीकी समझिए, कारक चिन्ह तो हमारी हिंदी में 8 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, यानी 8 होते हैं कारक, लेकिन फिर भी यहाँ 6 ही क्यों? तो ध्यान देना, यहाँ समास पढ़ते समय कर्ता कारक को न और संबोधन कारक को मना कर दिया जाता है। तत्पुरुष समास में इन दोनों की कोई भूमिका नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर्ता कारक की कोई भूमिका नहीं है, संबोधन कारक की भी कोई भूमिका नहीं है हमारे तत्पुरुष समास में, अतएव कारक में है, अतएव इसके 6 ही पार्ट हमारे सामने आएंगे। तो कर्म तत्पुरुष की बात करें, इसलिए डायरेक्ट हम कर्म पर पहुंचे, कर्ता की बात तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिएगा, इसके उदाहरण मैं आपके सामने लिखूं तो पहले ही कृष्णार्पण लिख दे रहा हूं, कृष्णार्पण, ये चीज उदाहरण लिख ले और इसके बाद आप जानेंगे कि वाकई में क्या हम पढ़ने वाले हैं। नेत्र सुखद, मनमोहक, मन मोहक, वनगमन, सब स्टार उदाहरण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और ये तो आपके दिल को बहलाने के लिए था, ये तो अभी पूछा नहीं गया खैर कहीं, लेकिन लिखना चाहा हमने तो लिख दिया। दिल तोड़ लिख दिया है, शरणागत लिख दिया है, शरणागत लिख दिया है, जेब कतरा लिख दिया है, जेब कतरा लिख दिया है, खिड़ीमाल लिख सकते हैं, कठफड़वा लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे बाकी आप समझदार हैं, आप इन बातों को समझ सकते हैं। देखिएगा, ये जो मामला हमने उल्लिखित रखा है, ये जो उदाहरण पहले लिखा है, उदाहरण से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान यहाँ दीजिएगा। ये जो उदाहरण है आपके सामने, ये आपको मजबूर करेगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारे दिमाग में इसके साथ किसी कारक चिन्ह को बैठाने की इच्छा होगी, और वो इच्छा होनी भी चाहिए। उसी इच्छा के अनुसार आप इसे तोड़ें, अपनी इच्छा को विराम न दें। कृष्णार्पण का समास विग्रह करके देखें, कृष्ण से अर्पण। उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी अभी ताजा जुड़े हैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो अभी कंपटीशन की पहली सीढ़ी को भी टच करने के लिए अभी ये मान के चलें शुरुआत कर रहे हैं कि आज से मैं तैयारी करूंगा, मुझे फला एग्जाम देना है, फला एग्जाम देना है। ऐसे स्टूडेंट्स की देखिए बेसिक लेवल है, इसका विग्रह करिए। समास पहचानने के लिए सबसे आसान फार्मूला आपको दे रहा हूं, आप उसका विग्रह करें। अगर आपने विग्रह कर दिया, समास खुद ब खुद आपसे चीख करके कहेगा मुझे आप पहचान चुके हैं। तो कृष्णार्पण, क्या कृष्ण में अर्पण होगा, आपको अटपटा महसूस होगा। कृष्ण से अर्पण होगा, आपको और अटपटा महसूस होगा। इसका मतलब कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण वही है कृष्णार्पण। समास विग्रह जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो तरीके आपके सामने आएंगे, जहां आप फंसेंगे ना उसका दवा लाए हैं, जहां दिक्कत में आएंगे ना उसका पूरा सॉल्यूशन हमारे पास है। कृष्णार्पण देखिएगा क्या कहोगे आप, कृष्ण को अर्पण, क्लियर है ना? तो कौन सा कारक चिन्ह निकला यहां से, ये को। ऐसे नेत्र सुखद तो आप कहेंगे नेत्र को सुखद, नेत्र को सुखद। मन को मोहक यानी मन को मोहने वाला, ठीक है, मन को मोहने वाला। वनगमन, वन को गमन। एक बात और ध्यान देना, विग्रह करते समय किसी भी शब्द को चेंज मत करना। विग्रह करते समय किसी भी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन मत ला देना, नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा। दशानन में आपसे विग्रह पूछा जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे। बारीकियों को समझें, यानी जो शब्द लिखा गया है वही शब्द हूबहू लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन मत करिएगा। इसके अर्थ ये मत सोच लेना अच्छा अर्पण का मतलब देना क्या, ऐसा नहीं कि कृष्ण को दे देना, ये है कृष्णार्पण। बहुत ही ज़्यादा चालाकी भी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। शब्द वही रहेंगे, दिल तोड़ तो दिल को तोड़ने वाला, शरणागत तो शरण को आगत, और जेब कतरा जेब को काटने वाला, और चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला, कट फोड़वा काठ को फोड़ने वाला, है ना। ये चीजें आप ध्यान देना। यानी मैं उस शब्दावली में कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा,
चीज़ें वही रहेंगी। तो मुझे ये यकीन है कि आपको यकीन हो चला है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको यकीन हो चला है कि हम किस तरीके से महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। कोई दिक्कत? नो डाउट। आगे समझें तो हम लोग जहां कर्म तत्पुरुष की पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे करण तत्पुरुष की। ध्यान देना, विग्रह करते समय बार बार मैं ये कह रहा हूं कि शब्दों में कोई हेर फेर मत करिएगा, शब्द हूबहू रहेंगे, केवल क्या होगा, उसके चिन्ह लगा दिए जाएंगे। विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग कर लिया जाएगा, इतनी मामला आप सेट कर लीजिए। बाकी विग्रह का कोई अलग से रूल नहीं होता है। हाँ, इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि विग्रह करोगे तो खुद ब खुद कारक चिन्ह अपने आप समझ में आएंगे। कृष्ण में अर्पण नहीं हो सकता, देखना, मन में मोहक नहीं होगा, इसका मतलब मन को मोहने वाला होगा। ये बातें अपने आप सेट होंगी। यहाँ देखिएगा, करण तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो यहाँ होगा रेखांकित। रेखांकित स्टा उदाहरणों से शुरुआत किया है और गुणयुक्त लिख दे रहा हूं। गुणयुक्त, नेत्रहीन, नेत्रहीन और रत्न जड़ित। एक बात समझें, बार बार कई बार हम समस्या में फंस जाते हैं, इन प्रश्नों को जान नहीं पाते हैं। ध्यान देना, एक स्टार बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो चीज होगी विकलांगता। ये मैंने अपने कारक की क्लास में दे रखा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पूरी जानकारी लेना हो तो वहां जाइए। विकलांगता और विवशता, अगर इनकी बात है तो पक्की बात है वहां पर करण कारक होगा। किसी भी विकलांगता की बात की गई है तो यह माना जाता है कि जिस भी अंग से आप विकलांग है वो अंग आपके साथ है, अलग नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी सोच बन जाती है कि बलहीन बल से हीन, नेत्रहीन नेत्र से हीन। बलहीन होना अलग बात है, बलहीन विकलांग में नहीं आता है। ध्यान देना, दो स्टार बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक बलहीन है, एक नेत्रहीन है। दोनों में तुलना करें आप। वो प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में गलत होते हैं। बलहीन नेत्रहीन दोनों में तुलना करें आप तो आपको लगेगा एक विकलांगता है, एक विकलांगता वगैरह नहीं है। एक तो आपकी मजबूरी है, एक तो आपकी कमजोरी है। आप कुछ खाते ही नहीं है, आप हो सकता है आप दुबले पतले हो सकता है आपके अंदर वो बल ना हो, तो वो बलहीन है। लेकिन बलहीन कभी विकलांगता के अंतर्गत नहीं आएगा, नेत्रहीन आएगा। नेत्रहीन आएगा भाई, तो नेत्रहीन है या जन्मांध है कोई, तो इसका मतलब हुआ वो विकलांग है। वो विकलांग है और वह उसकी विकलांगता जिस भी अंग से है, नेत्र से है तो क्या नेत्र चली गई है क्या? नेत्र तो है, इसलिए उसको अलग नहीं माना गया। ध्यान देना, और अभी इस बात से आपको इसलिए शुरू से ही जोड़ रखा है। रेखांकित तो रेखा से अंकित होगा, रेखा से, रेखा में अंकित तो हो नहीं सकता, रेखा से अंकित होगा वही रेखांकित होगा। आप कहते नहीं कि देखिए इसे रेखांकित कर दिया, तो रेखा से इसे अंकित कर दिया। गुणयुक्त तो फिर क्या होगा? गुण से युक्त, गुण से युक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, और ऊपर मैंने इसके लिए बेहतरीन चीज रख दिया है पहले से ही, रत्न से जड़ित या रत्न द्वारा जड़ित। एक बात समझे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने किसी भी शब्द में कोई चेंजेस नहीं किया है, केवल हमने क्या किया है, उन शब्दों के बीच में इनके महत्वपूर्ण कारक चिन्हों का समायोजन किया है। ठीक ठाक किया है। हम एग्जाम में फंस जाएं इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम दवा भी साथ लाए हैं, दुआ भी साथ लाए हैं, दवा भी साथ लाए हैं। सारी चीजें आपके साथ हम खुद ही चले आए हैं, ये बात मान के चलें। तो रेखांकित, रेखा, गुणयुक्त, नेत्रहीन, रत्न जड़ित, ये जो बातें हम शेयर कर रहे हैं इसमें एक बहुत ही बारीक बात आपके सामने रख दिया कि अगर कहीं विकलांगता होगी तो आप उसे करण तत्पुरुष के अंतर्गत ले आइएगा, उसमें करण कारक ही माना जाएगा। दूसरी बात आप समझ लें, अभी हमने एक बात आपके सामने रखी, बलहीन। बलहीन कोई विकलांगता नहीं है, बलहीन कोई विकलांगता नहीं है, और गुणहीन भी कोई विकलांगता नहीं है। कोई व्यक्ति बल से हीन हो, कोई व्यक्ति गुणहीन हो, तो क्या ये उसकी विकलांगता है? नहीं, यहां पर अपादान होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस बात को अलग तरीके से आपको देना चाहता था और वो चीज आप समझ चुके हैं। बलहीन वो मेरी कमजोरी, गुणहीन वो मेरी कमजोरी है, ये मेरी विकलांगता नहीं हो सकती है। इस बात को आप समझ चुके हैं। विकलांगता, आदमी विकलांग किसी अंग से विकलांग होता है,
कोई अंग उसके पास नहीं होगा, कोई अंग उसमें उसके विकार होगा, वो विकलांग है। ये विकलांग इसमें कौन सा अंग भाई था? नहीं था ना। इसका मतलब हुआ यहाँ अलग हो रहा है मामला, क्योंकि बलहीन बल ही नहीं है, गुणहीन और उसके पास गुण ही नहीं है, तो हम इसे अपादान में ले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। और मैं मान के चलूं कि ये दोनों ही कारक आपको बेहतरीन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हमने जहां बात की कि विकलांगता और विवशता करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे, वहीं अगर आपसे घृणा की बात हो, भय की बात हो, तो ये अपादान के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए, हमसे सिलसिलेवार ऐसे तमाम चीज़ों को जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे महत्वपूर्ण लम्हों को आपने साथ जोड़ने के लिए हमारे साथ अभी आपको बने रहना पड़ेगा। ये आपको जुड़ करके हमारे साथ ये काम करना ही होगा, और इस माध्यम से करना होगा कि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। यानी आगे हम कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के ठीक बाद अब आपके सामने लाएंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जिसके अंतर्गत आपको बिल्कुल अलग बताएंगे कि रुचि, पसंद, ईर्ष्या आदि के भाव रखने वाले शब्दावलियां संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि उनके अंतर्गत संप्रदान कारक छुपा होता है। अपादान के अंतर्गत आएगा घृणा, भय, इन बातों पर, लेकिन सबके उदाहरण आपके स्क्रीन पर लगाऊंगा। सारे उदाहरणों की जानकारी, सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आशा करते हैं ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। आशा करते हैं आप इस कंटेंट में जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। बस इतना ही मैंने आपसे बोला है कि बहुत ही जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। कंटेंट को पूरा क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।